मटन वाला और बिरयानी वाले की लड़ाई। एक गली में रफ़ी की एक मटन की दुकान थी। उसका मटन बहुत ही मशहूर था। लोग दूर दूर से उससे मटन खरीदने आते थे। रफ़ी की दुकान के सामने एक बिरयानी वाले करीम ने भी दुकान खोली। बिरयानी वाले करीम का उस शहर में बहुत नाम था। उसकी बिरयानी भी बहुत बिकती थी। ये करीम ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलकर अच्छा नहीं किया। इससे मेरी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। जब से मैंने अपनी दुकान यहाँ खोली है, ये रफ़ी ने अपना मटन सस्ता कर दिया है। मुझे भी कुछ करना होगा। करीम ने अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, करीम की मशहूर बिरयानी हाफ रेट में। ये कितना चालाक है। मेरे मटन की बिक्री रोकने के लिए ये अपनी बिरयानी के दाम कम कर रहा है। रफ़ी ने भी अपने मटन के साथ फ्री में बिरयानी मसाला बेचना शुरू कर दिया। अब रफ़ी की दुकान का मटन बहुत ज़्यादा बिकने लगा। अब मज़ा आया। अब इसे पता लगेगा मेरी दुकान के आगे काम करने का मज़ा। मुझे लग रहा है कि रफ़ी को मुझसे कोई दुश्मनी या नाराज़गी है। मुझे इस बात का फैसला करना होगा, वरना हम दोनों का ही नुकसान हो सकता है। करीम रफ़ी से मिलने उसकी दुकान पर गया। आइए करीम, आइए, क्या खिदमत करें आपकी? भाई रफ़ी, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। रफ़ी मन ही मन सोचता है, अब ये क्या नया तरीका है मुझे परेशान करने का। क्या हुआ रफ़ी भाई, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आप अपना धंधा छोड़कर मेरी दुकान पर आए हैं। जरूर कोई खास बात होगी। हाँ हाँ, खास बात है। अरे तो बताइए ना। मैं जानता हूँ आप मेरे यहाँ आकर काम शुरू करने से परेशान हैं। लेकिन अब हो भी क्या सकता है। अरे रफ़ी भाई, वही तो मैं आपसे कहना आया हूँ। आज से मेरे यहाँ बिरयानी के लिए सारा मटन आपकी ही दुकान से जाएगा। कहिए, अब क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं बस ये सोच में पड़ गया हूँ। मैं तो आपको अपना दुश्मन समझ रहा था। अरे नहीं रफ़ी भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम बढ़ाने के लिए आपका काम खराब नहीं कर सकता। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं करीम भाई, ऐसा नहीं है। इस तरह मटन वाला और बिरयानी वाले दोनों में सुलह हो गई। अब वहाँ दोनों को मटन और मटन बिरयानी वाले के नाम से जाना जाने लगा। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक कंपनी में पीएन का काम करता था। वो वहाँ पर साफ सफाई और बाकी छोटे मोटे काम किया करता था। उसे जलेबी बनाने का बहुत शौक था। जब भी उसे तनख्वाह मिलती वो घर पे जलेबी बनाया करता था। उसकी बनाई जलेबी उसके घर वालों और दोस्तों को बहुत पसंद आती थी। अरे वाह पापा, जलेबी बना रहे हैं, बहुत मजा आएगा। पापा, आप बहुत अच्छी जलेबियाँ बनाते हो। अरे वाह, आज तो आप सुबह सुबह जलेबियाँ बनाने बैठ गए। वाह, मजा आ जाएगा आज तो। आज पड़ोस में हर जगह खुशबू आएगी और लोग मुझे आकर कहेंगे, भाई जलेबी खिलाओ। त्योहार आने पर भी वो घर में ही जलेबी बनाया करता था। अरे भाई, दिन त्योहार पर तेरे पास आने का एक ही फायदा है, वो है तुम्हारे हाथ की जलेबी। सभी को पसंद है, तुम्हारे जीजा जी को खास तौर पर। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब किशन ऑफिस गया तब वो देखकर हैरान रह गया कि उसके ऑफिस का मालिक बदल चुका था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। किशन बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो घर सिर्फ मेरी ही कमाई से चलता था। अब मेरा घर कैसे चलेगा? तभी उसका दोस्त मोहन उससे मिलने आता है। क्या हुआ किशन, तुम इतना परेशान क्यों है? किशन मोहन को सारी बात बताता है और कहता है, अब तू ही बता मोहन, मैं क्या करूं? तभी मोहन को एक आइडिया आता है और वो किशन से कहता है, अरे किशन, तू परेशान क्यों होता है? तू तो जलेबी बहुत अच्छी बना लेता है। तो जलेबी बनाने का काम क्यों नहीं शुरू करता? मैं पक्का कहता हूँ तेरा काम खूब चलेगा। लेकिन यार मोहन, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक दुकान ले सकूं। अरे यार, उसके लिए तुझे दुकान की क्या आवश्यकता है?
तेरे पास घर में जो कढ़ाई या बाकी सामान पड़ा है उसे लेकर हफ्ते में लगने वाले बाजार में जा और वहाँ जलेबी बनाकर बेचनी शुरू कर। किशन मोहन की बात मान लेता है और साप्ताहिक बाजारों में जलेबी बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे किशन का काम चल पड़ता है और उसकी जलेबी की तारीफ सभी करते हैं। अरे भैया, तुम्हारी जलेबी गरम गरम खाकर मजा आ गया। आज मुझे 2 किलो और पैक कर दो। भाई वाह, इस बाजार में मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी जलेबी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो खास जलेबी खाने आता हूँ बाजार में। किशन की खूब कमाई होने लगी। वो अब साप्ताहिक बाजारों के अलावा मेलों में जाकर भी जलेबी बेचने लगा। किशन ने मोहन का धन्यवाद किया। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे ये सुझाव ना देते तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे दोस्त, कला तो तुम्हारे हाथ में है, मैंने तो उसे बढ़ावा दिया है। और लोग किशन को किशन मोबाइल जलेबी वाला के नाम से जानने लगे। पाव भाजी वाली की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे। कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी। उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने ज़रूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ माँ जी, ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई। देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देख, चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी। माँ ने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं, सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। बैम्बू बिरयानी वाले की सफलता। मोहन और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों लक्कड़हारे थे।
वो दोनों जल्दी सुबह जंगल चले जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाकर गाँव में व्यापारियों को बेचा करते थे। वो दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया करते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में लकड़ी काटने काफी अंदर तक चले गए, तब सुनील ने मोहन से कहा, अरे मोहन, वो देख तो वहाँ पर। अरे क्या हुआ सुनील, क्या दिख गया तुझे ऐसा? अरे वो सामने देख, नदी पार कितने बांस के पेड़ हैं। बहुत बड़े बड़े बांस के झुरमुट लगते हैं वहाँ पर। ये तो लगता है एक बांस का जंगल है नदी पार। क्यों ना हम वहाँ जाकर बांस काटें? पता है तुझे, बांस बेचने से लकड़ी से ज़्यादा कमाई होती है। हाँ हाँ ठीक है, चल वहीं चलते हैं। सुनील और मोहन बांस के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर बांस के झुरमुट देखकर बड़े खुश होते हैं। वे दोनों जल्दी से तरह तरह के बांस काटते हैं और उन्हें लाकर गांव में व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारी बांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई, कहाँ लग गई तुम लोगों की लॉटरी है? कहाँ से लाए हो इतने अच्छे बांस? क्या और लाकर दे सकते हो? हाँ हाँ सेठ जी, आप जितने कहिए उतने बांस ले आएंगे, लेकिन कहाँ से लाए हैं ये आपको नहीं बता सकते हम। अच्छा ठीक है भाई, मुझे क्या लेना है तुम कहाँ से भी लाए हो। ये पकड़ो पैसे और कल और बांस ले आना। जी सेठ जी। वो दोनों खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले जाते हैं और सुबह जंगल जाने की तैयारी करने लगते हैं। बांस के जंगल में पहुंचकर वो दोनों तरह तरह के बांस काटने लगते हैं। तभी अचानक बड़े जोर से बादल गरजने लगते हैं। बादलों की आवाज़ सुनकर सुनील कहता है, अरे अरे मोहन, जल्दी कर भाई जल्दी कर, लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है। हमें कहीं छुपने की जगह देखनी होगी। वो दोनों जंगल में छुपने की जगह की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों गुफा के अंदर घुस जाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। वो लोग आग जला लेते हैं। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तभी मोहन बोलता है, अरे सुनील, ये देख, ये बैम्बू तो कितने कच्चे और अच्छे लग रहे हैं। मैंने सुना है बैम्बू की बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। चलो आज बैम्बू बिरयानी बनाते हैं। और वो दोनों बहुत ही स्वादिष्ट बैम्बू बिरयानी बनाते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों बिरयानी खाकर सो जाते हैं और सुबह मौसम खुलने पर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन लोगों का जंगल जाना बंद हो गया। तभी एक दिन मोहन सुनील से कहता है, अरे सुनील, घर बैठे बैठे क्या करें भाई, चलो एक काम करते हैं। हमने जो बैम्बू बिरयानी बनाई थी ना, वो बनाकर गांव की मार्केट में बेचते हैं। मुझे लगता है लोगों को जरूर पसंद आएगी। वो दोनों खूब सारी बिरयानी बनाते हैं और गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। उनके हाथ की बनाई बैम्बू बिरयानी सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब वो दोनों रोज ही बैम्बू बिरयानी बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगे। देखते ही देखते उनकी बैम्बू बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। अब सुनील और मोहन लकड़हारे नहीं, बैम्बू बिरयानी बनाने वाले व्यापारी बन गए थे। रामू और श्यामू सुंदर नगर में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ ही कॉलेज आते, क्लास में पढ़ते और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठकर ही खाना खाया करते थे। वो दोनों बहुत ही पेटू और शरारती किस्म के लड़के थे। उन्हें हर काम करते हुए खाने का ही सूझता था और खासकर खाते हुए तो वो लोग बहुत ही शरारत किया करते थे। एक दिन जब इतिहास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी श्यामू को कॉलेज की कैंटीन से समोसे बनने की खुशबू आती है। उसने रामू को इशारा करते हुए कहा, अरे रामू, देख तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे पता नहीं इतिहास का पीरियड कब खत्म होगा। अरे हाँ श्यामू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। उन्हें आपस में बात करते देख इतिहास के टीचर ने पूछा, अरे रामू श्यामू, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्लास में बैठे हो या पार्क में? चुपचाप बैठो। अरे सर मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, जाओ निकलो यहाँ से दोनों। दोनों बड़ी खुशी खुशी क्लास से बाहर चले जाते हैं और सीधा कैंटीन में पहुँचते हैं। कैंटीन के मालिक जगतार उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने कारीगर से कहते हैं, अरे छोटू, आ गए दोनों भुक्खड़, देख तो क्या खाएंगे ये। रामू और श्यामू समोसे खाने के लिए मांगते हैं।
और देखते ही देखते वो काफी सारे समोसे चट कर जाते हैं और वहाँ बाकी खड़े लोग सभी उन्हें देखते रहते हैं। तभी एक लड़का जगतार से कहता है, अरे चाचा क्या करते हो आप भी, आज भी ये दोनों सारे समोसे खा गए। अरे बेटा मैं तो इनसे खुद दुखी हूँ, क्या करूँ। तभी वो लड़का जगतार के कान में कुछ बात कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन जैसे ही रामू श्यामू कैंटीन में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक टेबल पर नूडल के भरे भरे 2 बाउल पड़े थे। अरे चाचा ये क्या है चुनौती, हमें भी बताओ। अरे आओ बेटा, ये खास लगता है तुम दोनों के लिए ही है। अरे भाई, जो ये 2 नूडल के बाउल 2 मिनट में खा जाएगा उसे मैं पूरे साल भर कैंटीन में मुफ्त खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे चाचा बस इतनी सी बात, और अगर नहीं खा पाए तो? अरे भाई तो क्या, तो उन्हें साल भर के पैसे देने होंगे। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखते हैं और चुनौती स्वीकार करने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रामू श्यामू नूडल्स खाने लगते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नूडल्स के नीचे तो काफी सारी मिर्च वाले नूडल भरे हुए थे। वो दोनों मिर्च लगने के कारण चिल्लाने लगते हैं, अरे हाय हाय मर गया इतनी मिर्च, हाय को पानी पीने को दो, हाँ पानी दो भाई, अरे जल्दी पानी दो। तभी कैंटीन मालिक जगतार कहता है, अरे छोटू दे इनको पानी दे, और साथ में 1 गिलास दूध का भी दे। और हाँ बेटा, तुम्हारे 2 मिनट हो गए पूरे और नूडल रह गए अभी अधूरे। चलो उठो, मुंह साफ करो और 1 साल के खाने के पैसे दो। रामू और श्यामू को शर्त के अनुसार खाने के पैसे देने पड़ते हैं और दोनों कान पकड़ते हैं कि कभी किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे और खासकर किसी को खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके 2 पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ।
कैनन पानीपुरी, प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानीपुरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। आलू चिप्स। एक गांव में राजू और सविता नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह सविता गरम गरम आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते, पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ। और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो? इतना ओवरलोड, खोलो खोलो, कितने पैकेट हैं इसमें? और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहां आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख,
गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अंडा भुर्जी वाला। सूरज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता का अंडों का कारोबार था। अकेला बेटा होने के कारण सूरज को कभी कोई काम करना ही नहीं पड़ा। उसके पिता सब कारोबार संभाल लेते थे। एक बार सूरज के पिताजी बीमार हो गए। सूरज की माँ ने सूरज को समझाया। सूरज बेटा, अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और वो बहुत बीमार भी रहने लगे हैं। अब उनसे कारोबार संभाला नहीं जाएगा बेटा। तुम्हें अब काम करना चाहिए और उनका काम में हाथ पटाना चाहिए। पर माँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। सूरज, जिस तरह तुम्हारे पिताजी फार्म से अंडे लाकर उन्हें दुकानों में सप्लाई किया करते थे, तुम भी वही काम करो। ठीक है माँ, कल से ही मैं काम पर लग जाता हूँ। सूरज ने दूसरे ही दिन काम करना शुरू कर दिया। किस किस दुकान पर कितने का सामान देना है उसे कुछ नहीं मालूम था और फिर कुछ ही दिनों में उसे काम मिलना बंद हो गया। एक दिन सूरज का दोस्त कमल उससे मिलने आया। सूरज, कैसे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मैंने पिताजी से काम तो सीखा ही नहीं था। इस वजह से पिताजी का कारोबार ठप हो गया। अब कोई भी मुझसे अंडे नहीं खरीदता है। तो तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? ऐसे काम जिसमें तुम अकेले ही माहिर हो। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? आजकल सैंडविच बहुत बिकते हैं बाजार में। तुम भी अंडों के सैंडविच बनाकर बेचो। बात तो अच्छी लग रही है तुम्हारी। ठीक है, मैं कल से ही कोशिश करता हूँ। सूरज ने अपनी माँ से अंडे की भुर्जी बनाना सीखा और ब्रेड खरीदकर एक ठेला लगाकर खड़ा हो गया। जब ग्राहक आते तो उन्हें भुर्जी का सैंडविच बनाकर देता। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये पैसे मैं ले जाकर पिताजी के हाथ में दूंगा। सूरज ने घर जाकर अपनी कमाई के पैसे पिताजी को दिए और उसके पिताजी बहुत खुश हुए। शाबाश बेटा, तुम जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गया। बेटा, बस इसी तरह खूब मेहनत करके अच्छी कमाई करो। कुछ ही दिनों में सूरज के बनाए हुए सैंडविच दूर दूर तक मशहूर हो गए और उसकी कमाई होने लगी। जिस काम में मन लगे उसे ही करना चाहिए। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी। ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया।
पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है।